नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग टी.एस. इलियट के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इलियट का निर्व्यक्तिकता सिद्धांत क्या है, इलियट ने अपना निर्व्यक्तिकता सिद्धांत क्यों दिया है और उनके निर्व्यक्तिकता सिद्धांत की कौन कौन सी मान्यताएं हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इलियट के परिचय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, टी.एस. इलियट कवि, नाटककार एवं आंग्ल अमेरिकी नई आलोचना के जनक थे। यानी इलियट कवि भी थे, नाटककार भी थे और वे आलोचक भी थे। वे आंग्ल अमेरिकी नई आलोचना के जनक थे। इनका जन्म 1888 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था, जबकि इनका मृत्यु 1965 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इलियट के द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था जिसका नाम था क्राइटेरियन। यानी इलियट के द्वारा क्राइटेरियन नामक पत्रिका की स्थापना की गई थी। ये फेबर एंड फेबर नामक प्रकाशन संस्था के निदेशक भी नियुक्त किए गए थे। इलियट को 1948 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इलियट के द्वारा जो प्रमुख रचनाएं की गई हैं उनमें द सेक्रेड वुड जो 1920 ईस्वी में लिखा गया था, द वेस्टलैंड जो 1922 ईस्वी में लिखा गया था, होमेज टू जॉन ड्राइडन जो 1924 ईस्वी में लिखा गया था, पोएट्री एंड ड्रामा जो 1951 ईस्वी में लिखा गया था। ये टी.एस. इलियट की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इलियट के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं कि इलियट का निर्व्यक्तिकता सिद्धांत क्या है। दोस्तों, निर्व्यक्तिकता से आशय होता है रचना में कवि के व्यक्तित्व का अभाव। यानी जिस रचना में कवि के व्यक्तित्व की छाप नहीं दिखाई देती है उसको निर्व्यक्तिक रचना के रूप में जाना जाता है। इलियट ने निर्व्यक्तिकता सिद्धांत स्वच्छंदतावादी कवियों के रोमांटिक सिद्धांत के विरोध में दिया था। यानी जो स्वच्छंदतावादी कवि थे उन कवियों के रोमांटिक सिद्धांत जो था उस रोमांटिक सिद्धांत के विरोध में इलियट ने निर्व्यक्तिकता सिद्धांत दिया था। क्योंकि रोमांटिक कवियों का मानना था कि कविता जो होती है सहज स्फूर्त होती है, कविता सहज स्फूर्त होती है, वो मन से सीधे बाहर निकल आती है। इसी सिद्धांत के विरोध में इलियट ने निर्व्यक्तिकता सिद्धांत दिया था। वर्ड्सवर्थ जो एक प्रकार से स्वच्छंदतावादी थे, वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। यानी जो हमारे भीतर प्रबल भाव होते हैं कविता उसका सहज उच्छलन है। जो हमारे भीतर प्रबल भाव होते हैं वो कविता के रूप में सहज ही हमारे भीतर से निकल जाते हैं। यानी कविता में वैयक्तिकता होती है, प्रबल वैयक्तिकता होती है, क्योंकि हमारे भावों का ही वह उच्छलन होती है। इलियट ने इसी सिद्धांत का विरोध किया और अपने निबंध परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा में उन्होंने लिखा है कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। यानी कविता जो होता है उसमें कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं होती है, बल्कि कवि जो है व्यक्तित्व से अपने पलायन करता है। कविता और कवि के व्यक्तित्व में दूरी होती है और ये दूरी जितना ज्यादा होता है इलियट का मानना है कि कविता उतनी अच्छी होती है। यानी कविता लिखते समय कवि कविता में अपने व्यक्तित्व को नहीं दिखाता है, व्यक्तित्व से दूर रहता है, व्यक्तित्व को अपने दूर रखता है कविता से। इलियट कविता को स्वायत्त मानते थे। उनका बल कविता के स्वायत्त सत्ता की स्थापना पर था। यानी इलियट का मानना था कि कविता क्या है, स्वतंत्र है और वे कविता की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करना चाहते थे। उनका मानना था कि कवि सर्जक न होकर माध्यम मात्र है, कविता कवि के माध्यम से कागज पर उतर आती है। यानी कवि क्या है, सर्जक नहीं है, केवल क्या है, माध्यम है कागज पर कविता को प्रस्तुत करने का। यानी कवि जो है एक माध्यम है जो केवल कागज पर कविता प्रस्तुत कर देता है, इसलिए कविता में उसके व्यक्तित्व की छाप नहीं होनी चाहिए। जो भाव काव्य में स्थान पाते हैं उनका कवि के अनुभव से होकर गुजरना जरूरी नहीं है। यानी इलियट का मानना था कि जो भाव कविता में व्यक्त किए गए हैं जरूरी नहीं है कि वह कवि के अनुभव से होकर गुजरे हों। निजी और व्यक्तिगत अनुभव कविता में अमान्य है। यानी कवि का अगर कोई निजी अनुभव है, कोई व्यक्तिगत अनुभव है, कोई व्यक्तिगत भाव है तो कविता में मान्य नहीं होगा, कविता में अमान्य है। इसी कारण इलियट व्यक्तित्व पलायन की बात करते हैं। व्यक्तित्व पलायन से उनका आशय निर्व्यक्तिकरण से है। यानी कवियों को कविता में अपना व्यक्तित्व प्रक्षेपित नहीं करना चाहिए, बल्कि व्यक्तित्व से पलायन कर जाना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि एक कलाकार की प्रगति एक अनवरत आत्म बलिदान है, व्यक्तित्व का निरंतर निर्वापण है। यानी एक कलाकार तभी प्रगति कर सकता है जब वह आत्म बलिदान देने के लिए
तैयार है। व्यक्तित्व का निरंतर निर्वापण है, यानी व्यक्तित्व से निरंतर दूर चला जाता है एक कलाकार, तभी वह जो है प्रगति कर सकता है। इलियट रचना के लिए कवि को आवश्यक मानते हैं, पर रचना में कवि का होना जरूरी नहीं है। यानी रचना करने के लिए कवि की जरूरत तो है, पर रचना में कवि का होना जरूरी नहीं है। रचना में कवि का व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। रचना में कवि का वैयक्तिक भाव निर्वैयक्तिक होकर अभिव्यक्त होता है। इलियट कवि के भाव और कविता के भाव में अंतर मानते हैं। उन्होंने लिखा है, कविता का भाव निर्वैयक्तिक होता है और कवि इस निर्वैयक्तिकता को तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वह करणीय कर्म के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं कर देता। यानी कविता में जो भाव व्यक्त होते हैं वो निर्वैयक्तिक होते हैं, और कवि जो है इस निर्वैयक्तिक भाव तक तब तक नहीं पहुंच सकता है जब तक वह अपने जो कर्म कर रहा है, जो उसका कवि कर्म है, उसके प्रति अपने आप को पूरा समर्पण नहीं कर देगा। तब तक कवि जो है निर्वैयक्तिक भाव तक नहीं पहुंच पाएगा। इलियट कविता को कविता के रूप में देखने का आग्रह करते हैं। उनका मानना है कि कविता में कवि के व्यक्तित्व की तलाश नहीं करनी चाहिए, यानी कविता को केवल कविता के रूप में देखना चाहिए। कविता में कवि के व्यक्तिगत व्यक्तित्व की तलाश नहीं करना चाहिए। जब हम कविता पर विचार करते हैं तब हमें उसे प्रमुखतः कविता के रूप में ही देखना चाहिए और किसी रूप में उसे नहीं देखना चाहिए। इलियट कविता को कवि के भाव और व्यक्तित्व से मुक्त एक निर्वैयक्तिक रचना के रूप में देखने की मांग करते हैं। वे कविता की स्वायत्त सत्ता की स्थापना करते हैं। यही निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है। यानी कविता में कवि का जो व्यक्तिगत भाव है, उसका जो व्यक्तित्व है, वह नहीं प्रक्षेपित होना चाहिए। कविता इन भावों और व्यक्तित्व से मुक्त एक निर्वैयक्तिक रचना होनी चाहिए। कविता की एक स्वायत्त सत्ता होनी चाहिए। यही टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिक सिद्धांत है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।